नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कासगंज में अल्ताफ़ अहमद की पुलिस हिरासत में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। 21 साल अल्ताफ़ के वालिद ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके बेटे को कत्ल किया गया। अल्ताफ़ के वालिद चाहत मियाँ के मुताबिक वो खुद अपने बेटे को पुलिस चौकी छोड़ कर आए थे। पुलिस ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो पूछगछ करने के बाद छोड़ देंगे, मगर उसका कत्ल कर दिया गया। इस मामले में 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इस मामले पर योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। कांग्रेस की यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी ने कासगंज में पुलिस हिरासत में नौजवान की मौत के हवाले से योगी हुकूमत पर हमला बोला। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि कासगंज में अल्ताफ़, आगरा में अरुण वाल्मीकि और सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस हिरासत में मौत जैसे वाक़यात से वाज़ेह है कि रहबर रहजन बन चुके हैं। यूपी पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सरे फेरिस्त है। बीजेपी राज में नज़्मो नस्ख खत्म हो चुका है, यहाँ कोई महफूज नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कासगंज का दौरा करने का प्लान बनाया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में इंसानी हुकूक नाम की कोई चीज़ बाकी रही है, जिस पे उन्होंने सवालिया निशान लगाया। जबकि समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और MIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने भी इस मामले पर योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। ख्याल रहे कि 21 साल अल्ताफ़ कासगंज के कोतवाली इलाके के सैयद अहरोली गांव का रिहायशी था। उसे IPC की सेक्शन 363, 366 के तहत एक नाबालिग लड़की को शादी के इरादे से अगवा करने के इल्ज़ाम में पूछगछ के लिए कोतवाली लाया गया था। वहीं कासगंज के SP रोहिन बोत्रे ने बताया कि मुलजिम हवालात के बैतुल खला में गया था। जब बहुत देर तक बाहर नहीं निकला तो देखा गया कि उसने अपनी जैकेट की डोरी से नाल में फांसी ले ली। आनन फानन में उसे कासगंज के ज़िले अस्पताल ले जाया गया, जहां 20 मिनट के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। SP कासगंज ने लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में इंस्पेक्टर कोतवाली कासगंज वीरेंद्र सिंह अंदोलिया, सब इंस्पेक्टर चंद्रेश गौतम, सब इंस्पेक्टर विकास कुमार, हेड मुहर्रिर घनेंद्र सिंह, कांस्टेबल सौरभ सोलंकी को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया। वहीं अल्ताफ़ के अहले खाना पुलिस की खुदकशी की कहानी की तरदीद कर रहे हैं। आप अल्ताफ़ के पिता हैं, क्या है आपको कितने दिन हो गए, क्या न्याय मिला? कोई न्याय नहीं मिला। तो पुलिस कह रही है कि वो लिख के दे दिया है आपने? लिख के दिया है साहब, मैं होपलेस था। मेरी जो बच्चे गया, मेरे जवान बच्चा गया है, मेरे दिमागी संतुलन में ये खराब है मेरा। वैसे भी अब जो उन्होंने कहा, जो लिख लिया, क्या लिखा क्या नहीं, मैं आप पढ़ना जानते हैं? अनपढ़ आदमी जी। और वो जो लिख लिया, लिखने के बाद में मुझसे मेरा कहा अंगूठा लगा दो, मैंने अंगूठा लगा दिया। मुझे क्या मालूम थी कि मेरे साथ अच्छा होगा। मुझे तो 5 लाख रुपए की दिलासा देने के बाद में दिलासा। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? आज जुमेरात है आज जी। तो कौन सा दिन हो गया? तीसरा दिन है। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इंसाफ हो मेरे साथ, CBI जांच होनी चाहिए। और इस बच्चे की 2 फुट की जो टंकी को बताते हैं, पुलिस जो कह रही है कि इन्होंने आत्महत्या की है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, ये गलत है सारी बात। मैं उस टाइम तो मैं दिमागी संतुलन से बेकार था। जो उन्होंने कहा मैं करता चला गया। तो आप पढ़ना ही नहीं जानते हैं? पढ़ना नहीं जानता मैं अपने बच्चे को। और उन्होंने जहाँ तक कि मुझे थोड़ी सी शनाख्त भी मिली कि आपको बच्चा भी नहीं देंगे, तो उस मारे मैंने बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कंगना रनावत लगातार मुतनाज़िया बयानात दे रही हैं, और बयानात भी ऐसे जिसमें हिंदुत्व शिद्दत पसंदी की झलक साफ दिखाई पड़ती है। ताज़ा बयान में उन्होंने मुल्क की आज़ादी के ताल्लुक से दिया, जिस पर सभी हैरान हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आज़ादी की कीमत चुकाई यकीनन, लेकिन वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आज़ादी मिली वो 2014 में मिली। कंगना रनावत के इस बयान पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कंगना पर मुजाहिदीन आज़ादी की बेइज्जती का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि कंगना की इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर मुल्क से गद्दारी। वरुण गांधी ने इस ताल्लुक से एक ट्वीट किया
जिसमें उन्होंने लिखा कि कभी महात्मा गांधी जी की कुर्बानी और जद्दोजहद की बेइज्जती, कभी उनके कातिल की इज्जत अफजाई, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों की बेइज्जती। इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर मुल्क से गद्दारी। अकाली दल के सीनियर लीडर मनजिंदर सिंह सरसा ने भी कंगना रनावत के मज़कूरा बयान पर हैरानी जाहिर की है। उन्होंने इस बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि मनेरका का किरदार निभाने वाली अदाकारा आज़ादी को भी कैसे कह सकती है, लाखों शहादतों के बाद मिली आज़ादी को भी कहना कंगना रनावत का जहनी दिवालियापन है। कंगना रनावत ने जो ये बयान दिया कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो आज़ादी भीख थी, आज़ादी नहीं थी, ये बहुत ही घटिया मानसिकता की सोच को दर्शाता है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये उन महान शहीदों की शहादत का भी अपमान है जो शहीद भगत सिंह जैसे, शहीद उधम सिंह जैसे लोगों ने देश के प्रति इतनी महान शहादत दे के इस देश को आज़ाद कराया। मैं देश के राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूँ, जो उनको सम्मान पत्र दिया गया है उसके ऊपर भी राष्ट्रपति जी को पुनर्विचार करना चाहिए। क्या ऐसी मानसिकता के लोगों को ऐसा इतना बड़ा राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मान देना जायज़ होगा? और अगर कंगना रनावत ने इस अपने होच्छे बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगी तो हम मजबूर होंगे उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराने के लिए, क्योंकि ये देश के उन शहीदों का अपमान है जो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंगना रनावत ने जो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक अब कंट्रोवर्सी का चेहरा बन गया है। फेक न्यूज़, भड़काऊ पोस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कई दाग इसके दामन पर लग चुके हैं। अब फेसबुक ने पिछले 2 साल की मल्टीपल इंटरनल रिपोर्ट्स में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसमें कहा गया है कि 2019 लोकसभा इंतखाबात या इंतखाबी मुहिम में एंटी माइनॉरिटी और एंटी मुस्लिम बयानबाजी पर रेड फ्लैग में काफ़ी इजाफा देखा गया था। जुलाई 2020 की एक रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया गया कि पिछले 18 महीनों में इस तरह के पोस्ट में तेज़ी से तरक्की हुई। इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल समेत दीगर असेंबली इंतखाबात में इस तरह के पोस्ट के ज़रिए लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की काफ़ी एक तशवीश थी, एक अंदेशा था। फेसबुक पर किसी नफ़रत फैलाने वाले पोस्ट पर रेड फ्लैग दिया जाता है। इस तरह आइडेंटिफाई किए जाने का मतलब ये होता है कि उसे खतरे का अंदेशा है। यूं कहें कि रेड फ्लैग के ज़रिए लोगों को उससे बचने का इशारा दिया जाता है। फेसबुक की लगभग इस तरह की सभी रिपोर्टों ने हिंदुस्तान को एक डेंजरस कैटेगरी में रखा है। इसके मुताबिक हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पोस्ट से समाजी तशद्दुद का जोखिम दीगर ममालिक से ज़ायद है। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC को बताए गए डॉक्यूमेंट्स में ऐसी कई बातों का जिक्र किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स फेसबुक के साबिक मुलाजिम और विसल ब्लोअर फ्रांसिस हैगॉन के कानूनी सलाहकार की जानिब से मुबैना तौर पर अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हेट स्पीच और भड़काने वाले ज़्यादातर पोस्ट की थीम तशद्दुद के ख़तरों को बढ़ाने के आसपास मरकूज़ थी। इसमें माइनॉरिटी ग्रुप को कोविड से जुड़े गलत इतलात में शामिल किया गया था। वहीं फ़िरका वाराना फसादात में मुसलमानों के शामिल होने की झूठी रिपोर्ट शामिल की गई। अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से दरकार इन डॉक्यूमेंट्स के रिव्यू और इंडियन एक्सप्रेस समेत दीगर अखबारों की जानिब से ये खबरें पोस्ट की गई हैं। डॉक्यूमेंट्स में इस बात का भी पता चला है कि प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट की मौजूदगी के बावजूद फेसबुक की टीम न्यूज़ फीड पर इसे आगे बढ़ाने के लिए एल्गोरिथम तैयार कर रही थी। 2021 की एक फेसबुक इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन हार्मफुल नेटवर्क्स टाइटल से तृणमूल कांग्रेस से मुताल्लिक होने का दावा करने वाले ग्रुप ने ऐसा कंटेंट पोस्ट किया जो भड़काऊ था। दूसरी जानिब इसी इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक RSS और BJP से जुड़े ग्रुप्स के पोस्ट में लव जिहाद को हैशटैग किया गया था। कांग्रेस का सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर हंगामा हो गया है। दरअसल खुर्शीद ने इस किताब में हिंदुत्व का तकाबुल दहशतगर्द तंजीम ISIS और बोको हरम से किया है।
खुर्शीद की एक किताब चाशुमे के रोज लॉन्च हुई थी और 24 घंटे के अंदर ही उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। इस मामले में विवेक मार्ग नाम के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से केस दर्ज करने की अपील की है। खुर्शीद पर इल्जाम है कि उन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। सलमान खुर्शीद की किताब के जवाब में बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सलमान खुर्शीद या कांग्रेस के कुछ कायदीन की लाइन नहीं बल्कि आज कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी वाजे कर देती है कि मुल्क के मेजॉरिटी जिनका कंट्रीब्यूशन मुल्क को एक रखने में है, उनके जज्बात को कुचल डालो। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर ही बार बार किया जाता है। हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व है, इसकी तुलना जो आतंकवादी संगठन हैं, आईसिस और बोको हरम, इससे कर दी जाती है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यह सवाल आता है कि क्या यह लाइन सलमान खुर्शीद जी की है? क्या यह लाइन पी चिदम्बरम जी की है? क्या ये लाइन शशि थरूर जी की है? क्या ये लाइन और विचार मणिशंकर अय्यर के ही केवल हैं? ऐसा नहीं है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान, बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व आसाम के करीमगंज में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। जानकारी के मुताबिक यहां तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, उनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक महलूक अफराद छठ पूजा करके लौट रहे थे। काबिले जिक्र है कि हादसा जुमेरात की सुबह करीमगंज में कौमी शाहरा 8 पर बेठाकल में हुआ। इस वाक़े की खबर मिलने के बाद आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा कि आज सुबह बेठाकल पाथरी खंडी में एक हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत पर बहुत अफसोस हुआ। एक जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। उन्होंने मजीद लिखा कि आसाम पुलिस उस ट्रक के ड्राइवर की तलाश में मसरूफ़ है जो ऑटो को टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। गुजरात के तापी जिले में सोनगढ़ के मांडल टोल नाके पर जुमेरात की सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां बारातियों से भरी बस सीधे टोल नाके में जा घुसी। हादसे में बारातियों और टोल नाके के 3 मुलाजिमीन समेत 15 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक है। इन सभी को सोनगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसा टोल नाके के CCTV कैमरे में कैद हो गया। सोनगढ़ पुलिस के मुताबिक बारातियों से भरी ये बस महाराष्ट्र से सूरत लौट रही थी। बस में करीब 40 लोग सवार थे। इसी दौरान सुबह करीब 11 बजे ड्राइवर का स्टीयरिंग पर काबू नहीं रहा और फुल स्पीड में बस टोल नाके के ब्रेकर को तोड़ते हुए सीधे कैबिन में जा घुसी। इससे कैबिन में बैठी खातून कैशियर भी हादसे का शिकार हो गई। वहीं कैबिन के पास खड़ी एक और खातून, एक दीगर मुलाजिम भी जख्मी हो गया। हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर और दीगर 2 शख्स को संगीन चोटें आई हैं। चारों को तापी जिले के सिविल अस्पताल रिफर किया गया। वहीं बस की टक्कर के बाद टोल नाके का कैबिन पूरी तरह से बर्बाद हो गया और वहां रखी मशीनें भी तबाह हो गई। इसके अलावा CCTV कैमरे भी टूट गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक दहशतगर्द को मार गिराया। सिक्योरिटी फोर्सेस को कुलगाम में जुमेरात को दहशतगर्दों की छिपे होने की इतला मिली थी। इसके बाद मौके पर बड़ी तादाद में
फौज के जवान कश्मीर पुलिस के साथ पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दहशतगर्दों का पता चलाने के बाद फौज ने उनसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग में एक दहशतगर्द मारा गया। तमिलनाडु में जुमेरात के रोज पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल दिल्ली से चेन्नई के लिए चली एयर इंडिया की फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। उस फ्लाइट में 429 लोग सवार थे। फ्लाइट चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरने ही वाली थी कि अचानक करीब 50 मीटर की दूरी से पायलट ने देखा कि रनवे पर पानी भरा हुआ है। पायलट और को पायलट ने फौरन प्लेन की लैंडिंग टालते हुए उसे हैदराबाद की जानिब मोड़ दिया। पायलट की इस सूझबूझ ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। पायलट के अचानक लिए गए फैसले से पहले तो पैसेंजर्स हैरान हुए, लेकिन जब उन्हें पूरे वाकये की जानकारी दी गई तो उन्होंने पायलट महापात्रा और को पायलट राजा पुन्नुस्वामी की जमकर तारीफ की। एक पैसेंजर आर राजा गोपालन ने लिखा कि स्मार्ट पायलट कैप्टन महापात्रा और को पायलट राजा पुन्नुस्वामी की सूझबूझ से चेन्नई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने एयर इंडिया और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग करते हुए उनकी तारीफ की। अब एक दिलचस्प खबर, तमिलनाडु में पिछले करीब एक हफ्ते से बारिश जारी है। सैलाब जैसे हालात की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच तमिलनाडु पुलिस की एक खातून इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये खातून इंस्पेक्टर बेहोश नौजवान को अपने कंधे पर उठाकर उसे अस्पताल पहुंचा रही है। इस वीडियो को आईएएस सुप्रिया साहू ने ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इंस्पेक्टर राजेश्वरी से ज्यादा मजबूत कंधे किसी के भी नहीं हो सकते। भारी बारिश के बीच उन्होंने एक बेहोश शख्स को ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। राजेश्वरी ने जिस शख्स को कंधे पर उठाया था उसका नाम उधाया बताया जा रहा है। राजेश्वरी के मुताबिक जब वो चेन्नई के हालात जानने के लिए निकली थी तो उन्होंने एक आदमी को सड़क के किनारे बेहोश पड़ा देखा। उन्होंने लोगों की मदद से उसे उठाकर फौरी अस्पताल पहुंचाया। वक्त पर अस्पताल पहुंचने की वजह से उधाया की जान बच गई है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। राजेश्वरी चेन्नई के टीपी चेतराम पुलिस स्टेशन में तैनात है। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते महकमे मौसमियात ने 20 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ఆటో ఆడుతుమ్మా ग्वालियर में कार मालिक ने गुस्से में पेट्रोल डालकर अपनी ही कार को आग लगा दी। उसने कार को फाइनेंस कराया था, लेकिन किस्त नहीं भरने पर रिकवरी टीम ने कार को लिफ्ट कर लिया था। जब टीम गाड़ी लेकर जा रही थी तभी कार मालिक आ गया। उसके हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल थी। उसने कार में वहीं आग लगा दी। कुछ देर में ही कार आग का गोला बन गई। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। ये वाकया चाशुम्बे की शाम गोला का मंदिर भिंड रोड का है। ग्वालियर के गोला का मंदिर भिंड रोड पर कार को कुछ लोग एक ऑटो से लिफ्ट कर रहे थे। इस तरह कार ले जाने से कार मालिक विनय शर्मा काफ़ी नाराज़ हुआ। उसने टीम को पहले धमकाया भी। जैसे ही रिकवरी टीम ने वीडियो बनाना शुरू किया तो कार मालिक ने कहा अब ले जाकर दिखा और गाड़ी पर पेट्रोल की बोतल उंडेल दी। इसके बाद कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार लिफ्टों से घिर गई। आसपास के लोग दूर खड़े हो गए। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कार में आग लगती देख पास की फैक्ट्री के गार्ड ने फौरी
ये इतला फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और पानी फायर करके आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। ना चल भाई साहब, अकड़ क्यों रहे हो? अकड़ क्यों रहे हो? मैं अपना काम कर रहा हूँ। वीडियो बना भाई साहब, तुम वीडियो बना लो। तो बना रहा हूँ ना, डालो गाड़ी पे, लगाओ। लाओ ये देखो, हो जाएगा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2017 में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बच्चों की मौत के मामले में मुलजिम डॉक्टर कफील खान के खिलाफ मुअत्तली के अहकामात पर हाईकोर्ट के रोक लगाने के बावजूद योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने उन्हें खिदमात से बर्खास्त कर दिया है। हुकूमत ने बरतरफी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की जानिब से डॉक्टर कफील की मुअत्तली को मंजूरी दिए जाने के बाद अंजाम दी है। मुताल्लिका हुक्म में इस फैसले को लिए जाने की कोई खास वजह बयान नहीं की गई। ताहम यूपीएससी के हुक्म के बाद चारशंबे की रात मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनकी बरतरफी का हुक्म जारी किया। मेडिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा कि डॉक्टर कफील खान को तहकीकात में कसूरवार पाए जाने के बाद बरतरफ कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि गोरखपुर ऑक्सीजन केस में डॉक्टर कफील और दीगर अफराद को इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया, ताहम बाद में उन पर दीगर मामलात इल्ज़ामात आयद कर दिए गए। डॉक्टर कफील जो अभी मुअत्तल हैं, उन्हें डायरेक्टर जनरल मेडिसिन एजुकेशन यानी डीजीएमई के दफ्तर से मुंसलिक कर दिया गया था। डॉक्टर खान को 22 अगस्त 2017 को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पेश आने वाले ऑक्सीजन सानही के बाद, जिसमें 60 बच्चों की मौत हो गई थी, डॉक्टर राजीव मिश्रा साबिक प्रिंसिपल और डॉक्टर सतीश कुमार ऑक्सीजन इंचार्ज समेत 7 शरीक मुल्जिमान के साथ मुअत्तल कर दिया गया था। डॉक्टर कफील को इंक्वायरी अफसर ने 15 अप्रैल 2019 को तिब्बी गफलत और बदनवानी के इल्ज़ामात से बरी कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 24 फरवरी 2020 को दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया। उधर डॉक्टर कफील का कहना है कि वो इस हुक्म को अदालत में चैलेंज करेंगे। तमाम सबूतों और जांच में क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद डॉक्टर कफील को इब्तदाई तौर पर मुअत्तल किया गया और चारशंबे के रोज़ उन्हें सरकारी मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। 63 kids died because government didn't pay 68 lakh rupees to the oxygen supplier. 8 people were suspended, 7 have been reinstated. Me, after getting clean chit from different inquiries from DM to principal secretary, even High Court has said that there is not a single evidence of medical negligence and corruption against Dr. Kafil. Still, I got terminated. Those 63 parents have not got the justice, but the real culprits of BRD oxygen tragedy are roaming free. Since beginning, I have a feeling that this government is not going to give justice because there are people inside the government who are involved in this man-made massacre. I have a firm belief in judiciary, and the moment I will get the official letters from government. 17 नवंबर से इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जबकि टेस्ट सीरीज को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट सीरीज के लिए रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से आराम मांगा है और पहले टेस्ट के लिए अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक विराट ने T20 के अलावा पहले टेस्ट के लिए भी बीसीसीआई से आराम मांगा है। T20 वर्ल्ड कप में हिटमैन की शानदार फॉर्म और इंग्लैंड दौरे पर उनके मुजाहरे को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई और सेलेक्टर्स पहले टेस्ट के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाने पर गौर कर रहे थे, लेकिन अब उनके आराम की बात सामने आने के बाद टीम के वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे को कानपुर टेस्ट के लिए कप्तान बनाया जा सकता है।
अब बात करते हैं कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 25 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। वहीं इस वबा से अब तक जुमला 50,90,000 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है। जर्मनी और ब्रिटेन के साथ ही नीदरलैंड, पोलैंड और रशिया जैसे ममालिक में कोरोना एक बार फिर पांव पसार रहा है। ये वो मुल्क हैं जो अपनी करीब 2/3 आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर चुके हैं। ब्रिटेन में भी लगातार 30,000 से ज़ायद केसेस सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में पिछले एक हफ्ते में करीब 1200 और जर्मनी में 950 से ज़ायद लोगों की मौत हो चुकी है। बेल्जियम के वज़ीर सेहत फ्रैंक वॉन्डरब्रुक ने भी माना है कि उनका मुल्क कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रहा है। जर्मनी में जुमेरात के रोज़ कोविड-19 के रिकॉर्ड 50,196 नए मामले सामने आए हैं। वबा की शुरुआत के बाद ये पहली बार है जब जर्मनी ने 50,000 के आंकड़े को पार किया है। पिछले 24 घंटों में वहां 244 अफराद की मौत हुई है। वहीं जर्मनी के टॉप वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ड्रास्टर ने आने वाले दिनों में 1 लाख अमवात का अंदेशा जाहिर किया है। चीन में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों ने हुकूमत की तशवीश बढ़ा दी है। जुमेरात के रोज़ चीन की दारुल-हुकूमत बीजिंग के डेंगचेंग में रैफल सिटी मॉल को कोरोना के सामने आने के बाद सील कर दिया गया। जिस इलाके में नए केस सामने आए थे वहां लॉकडाउन लगाकर लोगों की कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। सेंट्रल बीजिंग में जिलों चाओआंग और हाइडन में जुमेरात की सुबह 6 नए मामले सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग अलग सूबों में इन्फेक्शन की चपेट में आए सभी लोगों के करीबियों की जांच की जा रही है और एक बहुत बड़े लेवल पे ट्रेसिंग का काम शुरू किया गया है। चीन में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद बीजिंग में 40 साल से लगातार हो रही एक मैराथन रेस रद्द कर दी गई है। यह चीन के सबसे बड़े स्पोर्ट्स में से एक थी। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। इस बार ऑर्गेनाइजर्स ने इन्फेक्शन फैलने के डर से मैराथन को मुलतवी कर दिया है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में एक दिन पहले के मुकाबले में इजाफा दर्ज किया गया और इस दौरान 13,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद निस्बतन ज़्यादा रहने से एक्टिव केसेस में कमी रही। दरिया असना चारशंबे को मुल्क में 57,54,817 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 1,10,23,34,225 अफराद का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जुमेरात की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,091 नए मामले सामने आए। इस दौरान 13,878 मरीज़ ठीक भी हुए हैं। अमवात की बात करें तो इसी अरसे में 340 मरीजों की मौत के बाद हलाकतों का आदाद-ओ-शुमार 4,612 हो चुका है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के एमडी डॉक्टर कृष्णा इल्ला का कहना है कि दूसरा डोज लेने के लिए 6 महीने बाद बूस्टर डोज लेना सही रहेगा। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला हुकूमत को लेना है। बता दें कि अमेरिका समेत कई मुल्कों में कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज यानी तीसरा डोज देना शुरू कर दिया गया है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। भारत बायोटेक कोरोना के नेजल वैक्सीन के ट्रायल भी कर रहा है। कंपनी का कहना है कि दूसरे फेज के डेटा का एनालिसिस चल रहा है और 3 से 4 महीने में इस वैक्सीन के लॉन्च होने की उम्मीद है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की 51वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे मौसर मुहिम चलाई गई। 2 साल के वक्फे के बाद जुमेरात के रोज़ राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी शिरकत की। कोरोना वायरस की वजह से कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता 2 सालों से मुनक़िद नहीं हो सकी थी। इससे पहले गवर्नरों की आखिरी कॉन्फ्रेंस नवंबर 2019 में हुई थी। रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिंदुस्तान ने कोविड-19 की आलमी वबा से निपटने के लिए दुनिया की सबसे मौसर मुहिम शुरू की है। मुल्क के तमाम कोरोना वॉरियर्स ने अपनी कुर्बानी और लगन से अपना फर्ज निभाया है। कोविड की महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाया गया। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है।
आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम विश्व समुदाय की सहायता भी कर रहे हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।